बीजापुर में जब मुठभेड़ हुआ, मुठभेड़ में जब 22 जवान शहीद हो गए, ये घटना तो बहुत बड़ी थी, पूरे देश में चर्चा के विषय बनी और लोगों ने तरह तरह से प्रतिक्रियाएं दी। लेकिन उसके बाद एक बड़ी घटना और हो गई जिस पर लोगों का ध्यान पूरी तरह से चला गया। घटना ये थी कि एक सीआरपीएफ के जवान को नक्सलियों ने अगवा कर लिया। काफ़ी जद्दोजहद के बाद उस सीआरपीएफ के जवान को कल सकुशल रिहा कर लिया गया। सारी चीज़ें हो गई। इस दौरान हमारे जो दर्शक थे उनका ये कहना था कि उस सीआरपीएफ के जवान से भी बातचीत की जाए। हालांकि उससे बातचीत तो संभव नहीं हो पाई, लेकिन हम एक बहुत ही ख़ास व्यक्ति से बातचीत करेंगे जो इस सीआरपीएफ के जवान को वापस सकुशल रिहा लाने में उनकी अहम भूमिका थी। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। बस्तर टॉकीज़ में आज हम आपको उनसे मिलवाएंगे जिन्होंने उस सीआरपीएफ जवान को नक्सलियों की जो चंगुल है उससे सकुशल रिहा करके लाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। पद्मश्री धर्मपाल सैनी जी हैं, जिनको हम बहुत प्यार से मैं बस्तर के हर आदिवासी, बस्तर के लोग, जानकार जो इन्हें जानते हैं वो ताऊ जी के नाम से बोलते हैं। मैं खुद इन्हें ताऊ जी ही कहता हूँ। नाम तो मैं बहुत ससम्मान ले रहा हूँ, सिर्फ आपको परिचय देने के लिए। ताऊ जी, आपका स्वागत है बस्तर टॉकीज़ में। ताऊ जी, ये बताएं, सबसे पहले सबके मन में सवाल है कि जब सबसे पहले आपके सामने ये बात रखी गई होगी कि एक जवान अगवा है, आपके जानकारी में रही होगी ये बात, जब आपके सामने ये प्रस्ताव रखा गया कि क्या आप जाएंगे नक्सलियों से बातचीत करने, तब उस दौरान आपने क्या सोचा और क्या कहा सबसे पहली प्रतिक्रिया में? नहीं, जब मुझे ये ज्ञात हो ही गया समाचार पत्रों से, टीवी से, कि जो माओवादी जो स्पेशल जोनल समिति के प्रवक्ता हैं विप्लव जी, उन्होंने ये बात रखी है कि हम जवान को एक मध्यस्थता समिति के सामने ही सौंपेंगे। तो सवाल ये था कि सरकार को बनाना हो तो पुलिस विभाग ने मेरे से पूछा कि आप इस वार्ता में सम्मिलित होंगे। और जब मेरे सामने स्पष्ट हो गया कि मुझे ये काम करना है तो मैंने बहुत शांति के साथ में और प्रसन्नता के साथ में उनसे कहा कि मैं इस दायित्व को लेने के लिए तैयार हूँ। फिर शाम के समय मुझे कहा गया कि आपको 7 तारीख को वहाँ जाना है। शाम को हमारी चर्चा हुई और शाम को उन्होंने मुझे ये भी कहा कि आप एक आदमी को या 2-3 आदमी को अपने साथ रख सकते हैं। और ये भी बताया गया कि हम लोगों ने वहाँ स्थानीय रूप से जो तेलामी गुरु जी हैं, जो वर्तमान में बीजापुर के गोंडवाना समाज के अध्यक्ष भी हैं, वो भी आपके साथ में समिति में रहेंगे। तो मुझे अच्छा लगा कि स्थानीय आदमी कम से कम कोई तो हो, गोंडी जानने वाला, बोलने वाला। तो मुझे लगा कि बहुत अच्छी बात है। मैंने उनका नाम सुना, वो बहुत अच्छे आदमी कहे जाते हैं। पर जब मैं मिला उनसे अगले दिन तो हम लोग काफ़ी परिचित थे पुराने। अच्छा। उनके साथ में, मेरे साथ में, मैंने अपने एक हमारे आश्रम के कार्यकर्ता जयरुद्र भाई हैं, उनको चुना अपने साथ में जाने के लिए। और उन्होंने जो वहाँ की मुरदंडा की भूतपूर्व सरपंच हैं, वो गोंडवाना समाज के उपाध्यक्ष हैं, वो 2 और हम 2, इस तरह से 4 वहाँ गए। बीजापुर से हम लोगों को बासागुड़ा से तरे में हम लोग रात को 12:30 बजे 7 बजे पहुँचे और 1-1:30 बजे तक वहाँ हमारे सामने स्पष्ट हुआ कि कल सवेरे हम लोगों को जो चर्चा हुई है, चर्चा के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाना है। सुबह हम लोग जब तैयार हो गए तब तक वो जो तेलामी गुरु जी थे उनका ग्रुप भी आ गया था। तो हम दोनों लोगों ने बातचीत करी और बातचीत में तय हुआ कि हम समाज सेवी लोग हैं, किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, हमारा जो कार्य क्षेत्र है वो है कि समिति के सामने ये जो शर्त, ये जो बात रखी गई है उनके सामने ही हम उनको प्रस्तुत करेंगे, मुक्त करेंगे। ये 2। और तीसरा, किसी वार्ता वगैरह से हमारा संबंध अभी इस दौर नहीं है, हम किसी से संबंध नहीं है। अभी का उद्देश्य है कि जवान को सुरक्षित दूसरा कोई मुद्दा नहीं। एक ही चीज़ है, कोई दूसरी चीज़ हमारे सामने प्राप्तव्य नहीं है। ये 3 चीज़ मुद्दों के ऊपर हम तुरंत सहमत हो गए और हम लोग वहाँ चले। पत्रकारों का एक समूह हमारे साथ में था। अच्छा, ये तय था पहले से कि पत्रकारों का एक समूह? नहीं, वो तय नहीं था। अच्छा। मैंने पहले इंकारी कर दिया था। अच्छा। कि पत्रकारों का अपना काम है, मध्यस्थ समिति का अलग काम है। लेकिन वहाँ मुझे लगा था गांव के लोग आएंगे, पर जब बाहर निकले तो मालूम पड़ा वही नहीं के साथ जाना हम लोगों को। अच्छा। वही जानते हैं रास्ता भी। हाँ। और उन्हीं ने सब ये मेहनत जो की है, ये सारी मेहनत उन्हीं का परिणाम है। अच्छा। तो फिर कोई सवाल नहीं रहा। हमने माना कि यही हमारे गाँव वाले हैं। जब गए, रास्ता कैसा था? रास्ता जो कच्चा रास्ता था, जो जीरा गांव होते हुए जो जोड़ा गांव है, और जो मुरम जो
जो गांव आखिर जहाँ हमको जाना था, वहाँ तक जो रास्ता था वो पगडंडी का ही था। अच्छा। और उसमें गाड़ी चलाना सबके बस की बात नहीं है, वो गाड़ी चलाने वाले भी चल सकते हैं, लेकिन चूंकि वो बराबर वहाँ से आ जा रहे थे अपना, तो वो हमको मज़े में आराम से ले गए। मैंने खाली उनसे एक ही डर मेरे मन में था कि मुझे हारनिया भी है, 91 बरस में हारनिया होना ज़रा कठिन काम होता आ जाना। तो मैंने खाली वो जो चेतन जी जो मेरे जी ले रहे थे उनसे कहा, एक ही रिक्वेस्ट की थी कि भाई देखो मुझे हारनिया है तो ज़रा थोड़ा सा संभाल के गाड़ी चलाना। तो मुझे आराम से ले गए। जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ काफ़ी बातचीत, धीरे धीरे लोग इकट्ठे हुए और बातचीत तो होती रही, हम लोग आपस में बातचीत करते रहे और लोगों की जो फेस रीडिंग वो भी करते रहे जो आ रहे थे। और क्योंकि वो जो तेलम जी थे वो तो गोंडी भी जानते थे, वो काफ़ी बातचीत करते रहे, हम लोग आपस में बातचीत करते रहे और हम लोगों ने अपनी ये दिशा बिल्कुल तय कर ली कि ये हमारे 4 बिंदु हैं, इनसे हम किसी हालत में हमको इधर उधर होना ही नहीं है। तो सब लोग हम लोग जिससे जगह हमारा मिशन हम पूरे एक राय से आम राय एक बन गई, सफल हो सके। और मुझे जाने क्यों विश्वास था कि ये समिति के सामने कोई शर्त नहीं आएगी, कोई शर्त नहीं आएगी। और वो आपको पहले से विश्वास था? 100%, पूरा विश्वास। अच्छा। कि कोई कुछ नहीं होगा और वो समिति के सामने आ जाएंगे। जब वहाँ हम गए, खाना भी खिलाया हम लोगों को 12 बजे। अच्छा, क्या खिलाया था जी वैसे? मैं तो शाकाहारी हूँ, तो मुझे टमाटर की चटनी और भात खिलाया गया बस, और बाकी लोगों ने तो मछली सब खाई है। अच्छा, कौन खिलाया? वर्दी वाले नक्सलियों ने खिलाया? उन लोगों ने एक परिवार में व्यवस्था की थी। अच्छा। मैंने थाली जब देने लगे, मैंने कहा नहीं भाई जब पत्तल है तो मुझे पत्तल दी जाए। अरे हम थाली में पत्तल रख के देंगे, नहीं, मैंने कहा मैं पत्तल धरती में रख के खाऊंगा। अरे वाह। तो हम 4 जने जो समिति वाले थे, हम 4 जनों ने पत्तल ली। अच्छा। और पत्तल में ही खाना खाया। तब तक जवान आपके सामने आ गया था क्या? नहीं आया था। अच्छा। तो फिर उसके बाद में 1 बजे के लगभग तेलम जी और जो सुखमती हप्पा जी थी उनको एक सूचना दी गई कि आप चलेंगे। तो उनको एक आदमी लेके गया और हम लोग कहा गया कि इनके आने के बाद में आप चलेंगे वहाँ पर। अच्छा। आप तैयार हो जाइए, आपको जाना वहाँ। लेकिन जब वो लौट के आए तो मालूम पड़ा कि वो खुद आ रहे हैं अब। अच्छा। बुलाने के बजाय। तो मुझे लगता है तेलम जी ने बहुत अच्छी तरह से जो हमारी चर्चा हो चुकी थी, कन्विंस किया, उस बात को रखा होगा। तो उन्होंने समझा होगा जब ये एक ही उसके हैं तो कोई सवाल नहीं है। क्योंकि बाद में फिर उन लोगों ने जब हम वहाँ पहुँचे, जो चर्चा शुरू हुई, तो धीरे धीरे आकर के वो बैठे, हमारे साथ बातचीत हुई और उन्होंने सब बातें मेरे साथ पूछी कि आपको पदम श्री कब मिला, आप क्या कर रहे हैं, अच्छा, कब आए हैं। मतलब आपका पूरा इंटरव्यू लिया गया। हाँ, धीरे धीरे अलग अलग समूह, अलग अलग व्यक्ति ने आकर के 3-4 बातें की। और आखिरी में जो उनकी कमांडर थी, आखिरी में उन्हें आगे पूछा कि आप किस पार्टी को बिलोंग करते हैं। अच्छा। या किस पार्टी से संबंधित हैं आप। मैंने कहा कि नहीं, हम लोग चारों आए हैं और किसी पार्टी के नहीं हैं। अच्छा। मैं भी किसी पार्टी का नहीं हूँ और यहाँ 1976 से 76 से काम कर रहा हूँ। 46 साल हो गए हैं और मैं शिक्षा काम करता हूँ। और शिक्षा के द्वारा बोले फिर आपको सोशल सर्विस मिला। मैंने सोशल सर्विस इसलिए मिला कि मैं शिक्षा के द्वारा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, ये सब जो ज़िंदगी के क्षेत्र हैं, इन सब क्षेत्रों को छूता हूँ, लेकिन शिक्षा के द्वारा छूता हूँ। अलग से मेरा कोई मुहिम नहीं है, शिक्षा के द्वारा ये सब करता हूँ। तो उन्होंने समझा होगा ये सोशल वर्कर है, मुझे इस तरह सोशल वर्कर मिला। अपने आश्रम के बारे में जानकारी दी आपने कि आदिवासी बच्चियां सब दी। और सब पूरा पूछा होता है। अच्छा। ये बताया कि मुझे यहाँ 4 लड़कियाँ मुझे मिली थी 76 में। तो वो एक जो भाई था वो, उनके विषय में पूरी जानकारी उन लोगों ने धीरे धीरे मेरे साथ बैठ के ली। अच्छा ताऊ जी, जब आपने पहली बार वहाँ जवान को देखा तो जवान के चेहरे से क्या समझ में आया? क्या वो डरा हुआ था? मतलब नहीं, डरा हुआ तो नहीं लगा। अच्छा। लेकिन वो शॉकिंग तो था। अच्छा, शॉकिंग था। मुझे ऐसा लगा। और जब उसके रस्से खोले थे ना, तब मुझे लगा। और वो तो जब हमारे स्वाभिमान को चोट लग रही थी तो उसके स्वाभिमान को तो लगी, बिल्कुल लगेगी। लेकिन उसके मन में डर नहीं थी, लेकिन एक वो था मन में, मैंने संदेह भी नहीं दिखा, मुझे संदेह तो नहीं था उसके चेहरे। अच्छा। ना डर था। जैसे एक होता ना, जैसे एक मासूमियत सरी की स्थिति होती है ना, वैसी लगी। अच्छा। और मैंने सच कहूँ तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि बहुत धीरज के साथ में वो सब सहन कर रहा है। अच्छा। अगर मेरे सच पूछो आप तो मेरे अंदर की आवाज़ तो ये थी
कि बहुत धैर्य के साथ में वो उस स्थिति को सबको सहन। अच्छा ताऊ जी, शक्ति समेट उस जवान ने आपसे कुछ कहा जब ये सारी चीज़ें, सारी प्रक्रियाएं पूरी हो गई? नहीं, क्योंकि वहाँ तो बहुत गतिशीलता थी, वो तो बहुत तेज गतियाँ, तुरंत क्षण क्षण परिस्थिति बदल रही थी। उस जवान से आपकी कोई बातचीत नहीं हुई? नहीं, वो मैं बता रहा हूँ ना आपको। तो जब वो हम लोग साथ में खड़ा होने लग गए और फोटोग्राफी होने लग गई और जब उनसे सवाल पूछे जाने लग गए, तो पहला सवाल पत्रकारों के द्वारा ही पूछा गया कि क्या आपको नक्सलियों ने टॉर्चर किया या कैसे स्थिति में रखा? तो उसने कहा नहीं, मुझे ना आतंकित किया गया, ना टॉर्चर किया गया, ना कोई शर्त रखी गई है, ना कोई धमकी दी गई है। मुझे खाना वाना सब दिया गया है और आप लोगों ने जो प्रयत्न किया वो, और उन लोगों ने जिस ढंग से मुझे रखा, इन दोनों के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। लेकिन नक्सलवाद को आपने जब इस बार देखा पहली दफ़े, अभी आप बता रहे थे कुछ देर पहले चर्चे में कि इतने लंबे समय से आप काम जरूर कर रहे हैं, लेकिन नक्सलियों से इस तरह की आपकी पहली पहली बार मुलाकात, चर्चा हुई। क्या समझ में आया था जी कि आखिर अगर बस्तर से नक्सलवाद को हटाना होगा तो उसके लिए फोर्स तो ठीक है, ये सरकार का है, और कोई दूसरा रास्ता आपको समझ में आता? आप तो गांधी जी के बहुत बड़े उपासक हैं। देखिए, मुझे एक जो लगता है, जो शुरू से मुझे लगता है कि अगर हम व्यक्ति को शिक्षित करते हैं तो उसमें जो समय बड़ा जो गुण पैदा होता है वो अपने निर्णय सोच समझ के करता है, और जब सोच समझ के निर्णय करता है तो उसमें वो अच्छी बातों को पकड़ने की कोशिश करता है और बुरी बातों का प्रतिकार करना भी सीखता है। तो अगर उसमें जो अच्छी बातें होंगी तो शिक्षित व्यक्ति उनकी भी अच्छी बातें सीख सकता है, और लोकतंत्र की जो बुरी बातें हैं उनसे अलग भी रहना सीख सकता है। तो इस तरह से मेरा विश्वास तो यही है कि शिक्षा का स्तर अगर हम ऊँचा बढ़ाते हैं और अगर सोचने विचारने की क्षमता का विकास करते हैं तो इस समस्या का बहुत कुछ समाधान करने में हम समर्थ होंगे। क्योंकि हम ये देखते हैं कि जहाँ आर्थिक विकास हुआ और शैक्षणिक विकास साथ साथ में हुआ, वहाँ पर ये जो आपसी लड़ाई, आपस में भाईचारे, भाइयों के बीच में जो ये एक वैचारिक संघर्ष पैदा हो जाता है, वो उससे बचत हुई है। अगर हुई भी है तो वो लोकतंत्र के रूप में आ गया है कि हमको पसंद नहीं आया, हमने अभी अपने दल को बदल दिया, हमको पसंद नहीं आया, हमने उस दल को पसंद कर दिया। और इस तरह से हम एक संतुलन बना के रखना सीख जाते हैं कि जो जनता को पसंद नहीं है वो हम उसको हम हटा देते हैं और दूसरे जो हमारे साथ में खड़ा है उसको ले आते हैं। इस तरह से हर समूह को अपना स्वाभिमान बचाने का रास्ता मिल जाता है। ताऊ जी, वहाँ आपने बताया कि सैकड़ों हजारों की संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हुए थे, क्या लगता है वो ग्रामीण दबाव में थे या स्वस्फूर्त पहुँचे हुए थे या नक्सलियों के प्रभाव में आए हुए थे? देखिए, ये उनके कार्य क्षेत्र का है, तो स्वाभाविक रूप से देखिए ऐसा है कि जैसे मान लो मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, मैं अपने बच्चों को बुलाता हूँ तो बच्चे तुरंत इकट्ठे हो जाते हैं। और चूँकि वो मेरे साथ समझ में, मेरे जीवन के साथ जुड़े हुए हैं, तो अब मैं कहूँ कि वो मेरे दबाव में आते हैं कि मेरे प्रभाव में आते हैं, मेरे लिए कहना बहुत कठिन है। अच्छा, इस सवाल का जवाब देना काफ़ी कठिन है। ठीक है, ताऊ जी हैं, ताऊ जी ने एक बहुत ही ऐतिहासिक काम किया। ताऊ जी के हर काम ऐतिहासिक हैं। इसके ऐसा ही नहीं है कि इन्हें पद्मश्री अवार्ड जो मिला है उसके अगर आप इतिहास खंगाल लेंगे तो आप खुद भौंचक्के रह जाएंगे कि 91 वर्ष के एक बुजुर्ग, अभी भी इनके अंदर इतनी इच्छा शक्ति है और अभी भी इनके अंदर की शक्ति, और ये इनकी इच्छा शक्ति है कि ये इतने अंदर गए वहाँ जहाँ हमें जाने में भी हालत ख़राब हो गई थी, और बहुत आराम से गए, उस जवान को सकुशल लेके आए हैं। आज पूरा देश अब राहत की सांस ले रहा है कि वो जवान नक्सलियों के चंगुल से वापस लौटा है। लेकिन बस्तर में बदलाव हो रही है, इसकी तस्वीर भी ताऊ जी ने देख कर आए हैं, और उनका कहना है कि शिक्षा के ज़रिए ही आप नक्सलवाद को बस्तर से समाप्त कर सकते हैं। अगर आपको ये कंटेंट, ये बातचीत पसंद आई होगी तो आप बस्तर टॉकीज को सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं।